नफरत भरी मोहब्बत भाग 6। अब तक आपने सुना कि इंद्रजीत आरव को अपनी हवेली बुलाता है, लेकिन ज्यादा बात नहीं हो पाती है। वो बस अपनी बेटी के बर्थडे पर आरव को इनवाइट करता है। कुछ ही देर में इंद्रजीत की हवेली पर कोई गाड़ी आकर रुकी और उसमें से कल्याणी नाम की कोई औरत हवेली में आई। जैसे ही वो वहां आई, वैसे ही इंद्रजीत की काया पलट गई। इसी बीच इंद्रजीत की बेटी और आरव का आमना सामना होता है और आरव उसे देखकर जल्दी से हवेली से निकल जाता है। इधर इंद्रजीत अपनी बेटी को उसके बर्थडे पर उसके दोस्त अर्पित को इनवाइट करने को कहता है, जो आरव सुन लेता है। अर्पित की हवेली पर अर्पित बहुत गुस्से में था और पंचिंग बैग पर पंच कर रहा था। वहीं बैठी सोना बहुत डरी हुई थी और रोने लगी। अब आगे। सोना, नहीं बच्चे, मैं ठीक हूँ, तुम रो क्यों रही हो? देखो मैं गुस्सा भी नहीं हूँ, कहते हुए आरू ने सोना को अपने गले से लगाकर उसका सिर सहलाने लगा। सोना से बात करते हुए बीच में ही अर्पित का फोन रिंग होने लगा। अर्पित ने सोना के आंसू पोंछे और पास ही पड़ी एक टेबल से उसने अपना फोन उठाया। देखा तो साक्षी का फोन था। साक्षी का नाम देखते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। हेलो, अर्पित ने कॉल रिसीव करते ही बोला। हेलो अर्पित, क्या कर रहे हो? एक मासूम सी प्यारी सी आवाज में साक्षी बोली। अपनी सकू से बात कर रहा हूँ, और क्या? बोलते हुए एकदम से सोना पर नजरें गई तो उसने अपनी आवाज धीरे कर ली। इधर सोना अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। अच्छा, आज कुछ ज्यादा ही अपनी सकू नहीं कर रहे हो? वैसे सोना कैसी है? साक्षी ने अर्पित से पूछा। वो तो अच्छी है, लेकिन कभी हमारे बारे में भी पूछ लिया करो, हम भी तो यहाँ मौजूद हैं। बड़े ही रोमांटिक होते हुए। बस ज्यादा रोमांटिक ना हो। अब सुनो, घर पर पार्टी है और डैड तुमसे मिलना चाहते हैं, टाइम पर पहुंच जाना, समझ गए ना? साक्षी ने अर्पित को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करते हुए कहा। हाँ मैडम, समझ गया, और मिलना तो हमें भी है आपके डैड से। डैड शब्द पर जोर देते हुए अर्पित बोला। कुछ देर बात करने के बाद अर्पित ने कॉल कट कर दिया। अर्पित अभी भी अपनी धुन में मुस्कुरा रहा था। अचानक उसकी नजरें सोना पर गईं, जो मुस्कुराते हुए उसे ही घूर रही थी। क्या हुआ बच्चे, ऐसे क्यों देख रही हो? अपनी भौएं ऊपर करते हुए अर्पित बोला। किससे बात कर रहे थे? सकू कौन है? सोना ने उसे घूरते हुए पूछा। तेरे भाई की गर्लफ्रेंड है सकू, कहते हुए अर्पित मुस्कुरा गया। ओह, गर्लफ्रेंड कब बनाई? मुझे बताया भी नहीं, अपने मुंह पर हाथ रखते हुए सोना बोली। अच्छा बेटा, अब ये भी तुझे बताऊं, तुझे पता भी है गर्लफ्रेंड क्या होती है? गोलू मोलू सोना के गाल खींचते हुए अर्पित बोला। हाँ पता है, मेरी एक फ्रेंड के ना बॉयफ्रेंड है, वो ना उसे रोज चॉकलेट्स देता है। आप भी देते हो ना? मुझे पता है, बस मेरे लिए ही नहीं लाते, कहते हुए अर्पित से अपने गाल छुड़वाए और मुंह फुलाकर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। उसकी बातें सुन और उसकी हरकतें देख अर्पित को हंसी आ गई। फिर अचानक अर्पित को कुछ याद आया। पास ही पड़े एक बैग में से सोना के लिए कुछ चॉकलेट्स निकली और सोना के सामने कर दी। अरे मेरी सोना तो बहुत समझदार है, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से पहले सोना के लिए ही चॉकलेट्स लेकर आऊंगा। वैसे सोना, तेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? इस बार अर्पित ने अपनी छोटी सी बहन को छेड़ते हुए पूछा। चॉकलेट्स लेते हुए सोना उसे घूरने लगी। नहीं भैया, स्कूल में मेरे टाइप्स के बॉयज नहीं है, एकदम से सोना इतराते हुए बोली। इस बार अर्पित को सोना का नया ही रूप देखने को मिला। अर्पित खुश भी था कि सोना ने किसी बात पर तो अपना व्यू खोल कर दिया। भैया मुझे कुछ चाहिए, सोना थोड़ा हकलाते हुए बोली। बोलो बच्चे, क्या चाहिए? सोना को देखते हुए अर्पित बोला। भैया आपके पास पैसे तो है ना? कुछ उदासी नजरों से देखते हुए सोना बोली। मेरी बहन ने आज पहली बार मुझसे कुछ मांगा है और मैं मना कर दूं, ऐसे कभी हो सकता है क्या? और रही बात पैसे की, तो हमारे डैड बहुत पैसा छोड़कर गए हैं। बोल तुझे क्या चाहिए? सोना का सिर सहलाते हुए अर्पित बोला। भैया वो मुझे गिटार चाहिए, बोलते हुए सोना ने अपनी गर्दन नीचे कर ली। क्या चाहिए तुझे? गिटार? बच्चे तुम्हें पता है गिटार कितना बड़ा होता है? अर्पित को आश्चर्य हुआ कि उसकी इतनी छोटी सी बहन ने उससे गिटार की मांग की। भैया मुझे आता है गिटार बजाना, सोना धीरे से बोली। अरे वाह, मेरी बहन को गिटार बजाना आता है और मुझे पता ही नहीं। चल कोई नहीं, आज ये आरू अपनी सोना को गिटार दिलाएगा, कहते हुए सोना के साथ उस कमरे से निकलकर बाहर हॉल में आ गया। इधर इंद्रजीत की हवेली पर पार्टी की तैयारी चल रही थी। अरे कल्याणी जी, हमारी बेटी तैयार हुई कि नहीं? कहाँ है सकू? कहते हुए इंद्रजीत अपने कमरे में आया जहाँ कल्याणी तैयार होकर बैठी थी। जी डैड, मैं तैयार हूँ, कहते हुए सकू रूम में आ गई। सांवली सी सूरत लिए मुस्कुराते हुए खड़ी क्रीम कलर के इवनिंग गाउन में साक्षी बहुत ही कमाल की लग रही थी। कल्याणी ने उसे देखा और उसके गले से लग गई। अरे वाह, हमारी सकू तो बहुत सुंदर लग रही है। गले लगे ही कल्याणी एक रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ इंद्रजीत को देखते हुए बोली। आप भी कुछ कम नहीं लग रहे हो, बंद आंखों से ही देख सकती हूँ कि डैड आपको ही देख रहे होंगे, कहते हुए साक्षी हंस पड़ी। इंद्रजीत और कल्याणी भी हंसने लगे। सर वो सब आ गए, कहते हुए माणिक ने दरवाजा खटखटाया। अरे भाई चलो, पार्टी शुरू हो गई है, सब साक्षी का ही वेट कर रहे हैं, चलो जल्दी, कहते हुए इंद्रजीत उस कमरे से बाहर चला गया। कल्याणी भी साक्षी को लेकर बाहर आ गई। इधर इंद्रजीत हवेली के कोने पर बने लॉक लगे कमरे की तरफ गया, जहाँ आज तक हवेली में रहने वाला एक सदस्य भी नहीं गया। इंद्रजीत ने उस रूम का लॉक खोला और उसके अंदर चला गया। कुछ ही देर में वो वहाँ से बाहर निकल आया। उस वक्त कमरे में से किसी की सिसकियां सुनाई दे रही थी, जो पार्टी में चल रहे डीजे की आवाज में दब चुकी थी। पार्टी शुरू हो चुकी थी। शहर के बड़े से बड़े नेता, मीडिया, बड़े अफसर और साक्षी के कॉलेज के प्रिंसिपल और दोस्त भी आए थे। अर्पित नहीं आया था। पार्टी के 2-4 लोगों को अर्पित के आने का बेसब्री से इंतजार था। उन लोगों में एक तो साक्षी थी और बाकी इंद्रजीत और कॉलेज का प्रिंसिपल भी अर्पित का इंतजार कर रहे थे। तभी इंद्रजीत की नजर आरव पर गई, जो कि डरा सहमा सा इधर-उधर देखे जा रहा था। माणिक, वो लड़का क्या नाम है उसका? आरव, वो आ गया है, उसे जाकर देखो। और हाँ, आज उससे ऐसी वैसी कोई बात मत करना, मेरी बेटी का बर्थडे आज, समझ गए? इंद्रजीत माणिक से बोला। जी सर, जी समझ गया, कहते हुए माणिक आरव के पास गया और उसे इंद्रजीत के पास ले आया। अरे आरव, तुमने देखा माणिक, मेरा आरव आ गया, कहते हुए एक अजीब सी हंसी इंद्रजीत हंसने लगा। अभी उसकी नजर इन लोगों को ही देख रही साक्षी पर गई। इंद्रजीत संभला और कुछ सोचते हुए उसने साक्षी को अपने पास आने का इशारा दिया। इशारा पाकर साक्षी और उसके साथ खड़ी सीमा इंद्रजीत के पास आ गए। साक्षी, इससे मिलो, ये है आरव, और आरव, ये है मेरी बेटी साक्षी। इंद्रजीत ने आरव को घूरते हुए साक्षी के एक्सप्रेशन पर नजर डाली। डैड, सुबह ही तो मिले थे नाम। वैसे आरव, क्या हम एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं क्या? आरव को पहचानने की कोशिश करते हुए साक्षी बोली। हाँ सकू, इसकी कुछ शक्ल अर्पित से मिलती है ना? सीमा भी बीच में बोल उठी। इंद्रजीत एक रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ इन सबको देख रहा था। इधर आरव का दिल धक धक हो रहा था। साक्षी और सीमा की बातें सुनकर वो थोड़ा अजीब बिहेव करने लगा था। अरे सकू बेटे, आपके सारे दोस्त तो आ गए, लेकिन आपका वो स्पेशल फ्रेंड, क्या नाम था उसका? हाँ अर्पित, वो कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? अब इंद्रजीत ने अपना पासा फेंका। अरे हाँ, वो तो टाइम का पंक्चुअल है, लेट नहीं होता कभी भी, आज आया क्यों नहीं वो? साक्षी ने हॉल में लगी दीवार पर घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। अरे सकू, मैं तो बताना भूल ही गई, जब मैं घर से निकल रही थी तब मुझे अर्पित का फोन आया था। आज ना वो सोना को लेकर मार्केट गया है। उसने बोला कि पहली बार सोना ने उससे कुछ मांगा है तो वो मना नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही टाइम मिलेगा वो पार्टी में आ जाएगा। सीमा कुछ याद करते हुए बोली। सीमा की बात सुन साक्षी का मुंह उतर गया। अरे बच्चे, उदास क्यों हो रही हो? तुम अर्पित को कॉल कर लो, और क्या? साक्षी को उदास देखकर इंद्रजीत को एक आइडिया आया। उसने आरव को देखते हुए साक्षी को अर्पित को कॉल करने के लिए बोला। जी डैड, अभी करती हूँ। ऐसे कैसे वो मेरी पार्टी को छोड़ सकता है? उसे बोल दूंगी कि मार्केट से सीधा यहीं आ जाए और सोना को भी ले आए, कहते हुए साक्षी ने अपना फोन निकाला और अर्पित को कॉल लगाया। जैसे ही साक्षी ने अर्पित को कॉल लगाया, वैसे ही आरव का फोन बजने लगा। सबकी नजरें बस आरव पर ही थी। सबको अपनी तरफ देखता पाकर आरव के चेहरे का रंग उड़ गया।
इंद्रजीत खड़ा कुटिलता से मुस्कुरा रहा था। इंद्रजीत आगे बढ़ा और आरव को देखते हुए साक्षी से उसका फोन ले लिया। इंद्रजीत ने फिर से अर्पित को कॉल किया, लेकिन इस बार आरव का फोन नहीं बजा। एक बार के लिए इंद्रजीत बौखला गया, लेकिन जब सामने से उसे अर्पित का हेलो सुनाई दिया तो उसने साक्षी को फोन दिया और मानिक को कुछ इशारा कर वहां से चला गया। साक्षी केक काटने को तैयार थी, बस उसे अर्पित के आने का इंतजार था। केक काटते हुए अचानक उसकी नजर दरवाजे पर गई जहां अर्पित खड़ा था। बहुत ही हैंडसम लग रहा था अर्पित, क्रीम शर्ट विद ब्लैक सूट में। अर्पित आ गया, चिल्लाते हुए साक्षी दरवाजे की तरफ गई और अर्पित को खींचते हुए पार्टी में ले आई। केक कट हुआ और जमकर पार्टी हुई। अर्पित चलो ना डैड से मिलवाती हूँ, कहते हुए साक्षी अर्पित को इंद्रजीत के सामने ले आई। इंद्रजीत अर्पित को अपने सामने देखकर हैरान रह गया। वो कभी अर्पित को तो कभी आरव को देखे जा रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सोचा कि आरव और अर्पित एक ही है, लेकिन ये तो अलग अलग है। चलो कोई नहीं, अब कोई डर नहीं। मन ही मन सोचते हुए अर्पित को देखे जा रहा था इंद्रजीत। डैड क्या सोच रहे हो? मैंने कहा था ना कि अर्पित आएगा, ये देखो आ गया। साक्षी इतराते हुए बोली, कैसे हो अर्पित बेटे? साक्षी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, कहते हुए इंद्रजीत अर्पित के पास बढ़ा। अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपने सामने देख रहा था अर्पित। आज शायद सही मायने में वो उसके सामने आया था। उसका मन तो कर रहा था कि पास ही पड़ी शराब की बोतल को उसके ऊपर दे मारे, लेकिन वो मजबूर था। इंद्रजीत उसके पास आया और उसे अपने गले से लगा लिया, लेकिन अभी भी उसकी नजर आरव पर ही थी, जो उससे नजरें चुरा रहा था। अरे अर्पित चलो तुम्हें किसी से मिलवाते हैं, कहते हुए इंद्रजीत ने आरव को अपने पास आने का इशारा किया। आरव और अर्पित दोनों आमने सामने थे। मिलते हैं अगले भाग में सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। नफरत भरी मोहब्बत भाग 7। अब तक आपने सुना कि अर्पित साक्षी को इंद्रजीत की बेटी की तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। उसके मन में कुछ न कुछ चल रहा था। इसी बीच अर्पित को सोना में भी कुछ चेंजेस नजर आ रहे थे। इंद्रजीत ने आरव और अर्पित दोनों को ही साक्षी के बर्थडे पर इनवाइट किया था, क्योंकि उसे ये जानना था कि आरव और अर्पित एक ही हैं या अलग अलग। लेकिन पार्टी में आरव और अर्पित दोनों आते हैं और दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। अब आगे इंद्रजीत अर्पित को आरव से मिलवाने के लिए ले आया था। अब आरव और अर्पित दोनों आमने सामने थे। डैड अर्पित हमारे घर पहली बार आए हैं और आप हैं कि उन्हें पता ही नहीं किस किस से मिलवा रहे हैं। बड़े ही एटीट्यूड में इंद्रजीत की दूसरी बेटी और साक्षी की बहन नेहा बोलते हुए इंद्रजीत के पास आई। और ये आरव कौन है? पता नहीं कहां से ले आए। आरव को घूरती हुई नेहा बोली, नेहा ये मेहमान है हमारे। साक्षी भी बोलती हुई वहां आ गई। वाओ मेहमान, अरे दी स्टेटस देखा इसका, किस एंगल से मेहमान दिख रहा है ये? ऐसे तो हमारे नौकर भी नहीं रहते। नफरत भरी नजरों से नेहा ने आरव को देखते हुए कहा। इधर अर्पित को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि अभी नेहा को एक चांटा लगाए और चुप करवा दे, लेकिन उसने चुप रहने में ही भलाई समझी। दूसरी तरफ अर्पित की तरह आरव को भी गुस्सा आ रहा था। हाँ मैडम, हम ना तो आपके जैसे हैं और ना ही आपके नौकरों जैसे। हम जैसे भी हैं एकदम अच्छे हैं। और ये पार्टी, अरे हम तो आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन ये तुम्हारा बाप, इसी ने हमें इनवाइट किया। जिस इंसान को तुम बहुत शरीफ समझ रही हो ना, वो इंद्रजीत एक नंबर का मक्कार इंसान है। जब हवेली में कोई नहीं होता तो ये यहाँ शराब और शबाब में डूबा रहता है। आरव अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और बेधड़क बिना रुके बोलता चला गया। आरव की बात सुनकर साक्षी को बहुत गुस्सा आ गया था और साक्षी ने बिना कुछ सोचे समझे ही आरव को एक चांटा मार दिया। साक्षी ये क्या कर रही हो तुम? जैसे ही साक्षी ने आरव को चांटा मारा, अचानक ही अर्पित चिल्ला उठा, तो और क्या करूं अर्पित? ये लड़का कब से मेरे डैड की बुराई किया जा रहा है, तो क्या मैं खड़ी खड़ी देखती रहूं? साक्षी ने गुस्से भरी नजरों से आरव को तो कभी अर्पित को देखते हुए कहा, बाहर निकालो इसे यहाँ से। साक्षी ने अपने वहाँ खड़े गार्ड से कहा। जैसे गार्ड आरव को वहाँ ले जाने को आए, वैसे अर्पित आरव के सामने आ गया। नहीं साक्षी, मुझे लगता है कि आरव को भी कुछ कहने का मौका दिया जाना चाहिए। अर्पित बोला, ये क्या कह रहे हो तुम? अर्पित इसने मेरे डैड की बेइज्जती की है। साक्षी बहुत गुस्से में बोली, हाँ बेइज्जती की, लेकिन क्योंकि ये भी तो पता होना चाहिए ना। अर्पित ने आरव का पक्ष लेते हुए कहा, वाह तुम मेरी पार्टी में आए हो और इसका साथ दे रहे हो, बहुत अच्छे। मुझे क्या लगता है ये जो तुम्हारे ऊपर गरीब लोगों का भला करने का भूत है ना, वो वापस से सवार हो गया है। अर्पित ऐसे लोग ना बाद में धोखा ही देते हैं, और तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बाहर निकालो इस बेशरम लड़के को। बहुत ही ज्यादा गुस्से में साक्षी बोली। उसका गुस्सा होना भी जायज था। आखिर कौन बर्दाश्त करे अपने पेरेंट्स की बेइज्जती, तब जब उसे ये पता भी नहीं हो कि उसके डैड कितने गिरे हुए इंसान हैं। साक्षी को इस रूप में देख अर्पित भी हैरान था। गार्ड्स जैसे ही आरव को ले जाने लगे तो अर्पित ने उन्हें रोक दिया, कोई हाथ भी नहीं लगाएगा इसे, वरना अच्छा नहीं होगा। साक्षी अपने गार्ड्स को कहो कि यहाँ से चले जाएं। इस बार अर्पित भी गुस्से में बोल उठा, क्यों अर्पित तुम्हें इससे इतनी हमदर्दी क्यों है? साक्षी लगभग चिल्लाते हुए बोली, लेकिन अर्पित ने उसे देखकर अनदेखा कर दिया। इधर जितने भी मीडिया वाले थे सब अपने काम में लग गए। उन्हें मसाला जो मिल गया था। मीडिया को अपनी तरफ पाकर अर्पित ने आरव का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गया। इंद्रजीत हैरान था कि आखिर ये सब क्या हुआ, और साक्षी भी फटी आंखों से ये सब देखती रही। इधर अर्पित बहुत गुस्से में था। अर्पित ने अपनी बाइक स्टार्ट की और आरव को बैठने का इशारा किया और हवेली से दूर निकल गया। दोनों ही खामोश थे। तेज स्पीड में चलती बाइक सीधे ही एक गली के नुक्कड़ पर बने उसी घर के सामने रुकी। दोनों उतरे और उस घर में घुस गए। भाई भाई सॉरी, वो अपने कान पकड़ता हुआ आरव बोला, क्या सॉरी? सोम तूने सब कुछ एक ही झटके में खत्म कर दिया यार, तू ऐसी गलती कैसे कर सकता है? यदि मैं तुझे बचाकर नहीं लाता तो आजकल तेरी लाश किसी नाले में मिलती। सब खत्म कर दिया। थोड़ा गुस्से में अर्पित बोला, आरू यार मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से सब कुछ निकल गया। वो मुझे आरव बना। सोम आगे कुछ कहता इससे पहले ही अर्पित ने आगे बढ़कर अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया और उसे चुप रहने का इशारा किया। सोम ने क्या हुआ का इशारा किया। अर्पित ने एक झटके से उसका चश्मा उतार दिया। वो अभी भी उसे चुप रहने का इशारा ही कर रहा था। पास ही पड़ी टेबल पर कागज और पेन पड़े थे, उन्हें उठाया और उस पर कुछ लिखने लगा। सोम इस चश्मे पर रिकॉर्डर फिट है, तू चुप ही रहना। अब जल्दी बता कि अभी जो बात रिकॉर्ड हुई है वो कैसे हटेगी, कोई आइडिया है? लिखकर अर्पित ने वो कागज का टुकड़ा सोम को दिया, जिसे पढ़कर सोम सख्ते में आ गया। सोम ने इधर उधर देखा, तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर गई। वो उसे लेकर आया और उसे खोला। उस बॉक्स में कुछ मैग्नेट थे। सोम ने चश्मे को उसमें रखकर बंद कर दिया। दोनों ने राहत की सांस ली। आरू सच में उस लड़की की बात सुनकर मैं अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाया। सोम फिर से बोला, सोम तुझे पता है तूने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब तक तो मैं आरव बनकर जाता था, लेकिन अब तो मैं वहां जा भी नहीं पाऊंगा। अब तक मैंने उसके काले कारनामों का बहुत सा चिट्ठा इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अब वो तुझ पर और मुझ पर दोनों पर नजर रखेगा। और साक्षी, मैं तो हैरान हूं कि साक्षी, मेरी साक्षी उसकी बेटी है। खैर साक्षी उसकी कमजोरी है तो उसे काबू में करना और भी आसान हो जाएगा। अपने मॉम और डैड के अपमान का बदला लेने के लिए मैं अपनी मोहब्बत भी कुर्बान कर सकता हूँ। वैसे सोम एक बात तो कहनी पड़ेगी, तेरा मेकअप आर्टिस्ट होना मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा है। आज तूने आरव का रोल भी बहुत अच्छे से निभाया। कहते हुए अर्पित ने सोम को गले से लगा लिया। क्या फायदा आरू, जब तेरे किए कराए पर पानी फिर गया, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। गले लगे लगे ही सोम बोला। तभी वहां रहने वाली आंटी आ गई। बच्चों खाना बन गया है, आ जाओ तुम दोनों, कहते हुए पास की टेबल पर खाना लगाने लगी। माँ वो कैसी हैं अब? सोम ने उन आंटी की तरफ देखते हुए कहा, पहले से बेहतर है, लेकिन बंद आंखों से आंसू निकल आते हैं कभी कभी। अर्पित बेटे एक बार तो उन्हें देख लो तुम, शायद तुम्हारी आहट से जग जाए।
अर्पित को देखते हुए आंटी बोली, नहीं आंटी, हिम्मत ही नहीं है। कहते हुए अर्पित गर्दन नीचे करके खाना खाने लगा। अपनी हवेली में आकर अर्पित अपने रूम में बहुत गुस्से में टहलने लगा। सब कुछ तो छिन गया मेरा। वो साक्षी, कैसे बताऊं उसे इंद्रजीत की सच्चाई। नहीं अर्पित, तुझे कमजोर नहीं पड़ना है, चाहे साक्षी तेरी मोहब्बत ही क्यों ना हो, लेकिन अपने पेरेंट्स के अपमान का बदला तो लेना ही है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मेरी ये मोहब्बत अब नफरत भरी मोहब्बत कहलाएगी। अब उसके जरिए मैं इंद्रजीत तक पहुंचूंगा। दूसरे दिन सब कॉलेज में थे। साक्षी बहुत ज्यादा अपसेट थी कल की बात को लेकर। इधर सीमा और बाकी दोस्त साक्षी को देख रहे थे और साथ ही अर्पित का इंतजार भी कर रहे थे। जैसे ही अर्पित आया वैसे ही सबकी नजर अर्पित पर गई और अर्पित की नजरें साक्षी पर थी। अर्पित साक्षी को देखते ही गुस्से से भर उठा था। अर्पित, क्या हुआ है तुम्हें? कल से ये सब क्या था? सीमा ने अर्पित के पास आते हुए कहा। प्लीज सीमा, अभी कुछ भी कहने के मूड में नहीं हूँ। सीमा को अपने सामने से हटाते हुए बोला, क्या हुआ अर्पित? ऐसा भी क्या कह दिया उसने? वो लड़का आरव इंद्र अंकल की बेइज्जती कर रहा था और साक्षी बोलने वाली थी, लेकिन अर्पित ने उसे चुप करवा दिया। इंद्र अंकल? वाओ, वो इंद्रजीत? जानती क्या हो तुम उसके बारे में? और साक्षी, वो उसकी बेटी। सीमा, मैं उस इंद्रजीत से नफरत करता हूँ, नफरत। आरव ने जो भी कहा सब सच कहा। कहते हुए अर्पित वहां से चला गया। सीमा वहीं खड़ी हैरानी से उसे देखती रही। अर्पित के दोस्तों में सिर्फ सीमा ही थी जो अर्पित के पेरेंट्स का सच जानती थी। क्लास लेने के कुछ देर बाद ही अर्पित के पास एक कॉल आया और उसे कैंटीन में आने को कहा। जैसे ही वो कैंटीन की तरफ बढ़ा वैसे ही एक और कॉल उसके पास आया। उसने कॉल लिया और बात की। जैसे ही उसने बात की उसके चेहरे पर एक डर की लकीर खिंच गई थी। अर्पित बहुत परेशान था तो वो बिना कुछ सोचे समझे ही वहां चला गया था। वहां पहले से ही सारे दोस्त मौजूद थे और साक्षी भी। जैसे ही अर्पित वहां पहुंचा वैसे ही सबसे पहले उनकी नजर साक्षी पर ही गई। जैसे ही साक्षी को देखा वैसे ही उसे गुस्सा आने लगा, लेकिन आखिर मोहब्बत वो उसी की थी। एक झटके में मोहब्बत कब खत्म होती है? अर्पित, आना, क्या हुआ है? तू और साक्षी एक दूसरे से बोल क्यों नहीं रहे हो यार? आखिर बात क्या है? साक्षी, तुम बोलो यार, हुआ क्या है? अब कल वाली बात को मारो गोली और बात करो एक दूसरे से। अर्पित और साक्षी के एक कॉमन फ्रेंड ने पूछा। इसे बोलो कि पहले ये सॉरी बोले वरना मैं बात नहीं करूंगी। थोड़ा इतराते और झूठा गुस्सा दिखाते हुए साक्षी बोली, सॉरी और मैं नेवर। मैं क्यों सॉरी बोलूं? अरे गलती क्या है मेरी जो मैं सॉरी बोलूं? नहीं, मुझे कोई सॉरी बोलना ही नहीं है। साक्षी की बात सुनकर अर्पित का गुस्सा फूट पड़ा। गलती तुम्हारी ही है अर्पित। वो लड़का मेरे डैड की बेइज्जती कर रहा था और तुम उसका पक्ष ले रहे थे। अर्पित के पास आकर गुस्से से उसकी आंखों में देखती हुई साक्षी बोली। अर्पित को और गुस्सा आ गया। अर्पित ने साक्षी का एक हाथ पकड़कर पीछे ले जाते हुए मोड़ दिया और उसे पास ही की दीवार से टिका दिया। हाँ, ले रहा था पक्ष उसका, क्योंकि वो सही था। और तुम्हारा बाप वो इंद्रजीत, अरे जानती क्या हो तुम उसके बारे में? गुस्से में भड़कता हुआ अर्पित बोला। अर्पित, छोड़ो मुझे, दूर हटो। कहते हुए साक्षी ने अपना पूरा दम लगाकर खुद को छुड़ाते हुए अर्पित को धक्का दे दिया। बस करो अर्पित, कल भी तुमने सबके सामने मेरे डैड की बेइज्जती की और आज फिर से। गुस्से में साक्षी बोली। कैंटीन में खड़े सभी लोग नहीं देख रहे थे। वो इसी लायक है, देखना तुम। एक दिन उसके सारे काले कारनामे मैं सबके सामने लेकर आऊंगा। वो तुम्हारा बाप लड़कियों का सौदागर है, सुना तुमने? सबके सामने ही अर्पित बस बोलता चला गया। ये बात सुनकर साक्षी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो अर्पित को चांटा मारने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि अर्पित ने उसका हाथ पकड़ लिया। ना, ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। कहते हुए उसका हाथ झटक दिया और वहां से चला गया। उसके पीछे सीमा भी आ गई। अर्पित, अर्पित, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बोलो अर्पित, क्या हुआ है? बोलते बोलते सीमा अर्पित के पीछे पीछे पार्किंग तक पहुंच गई। सीमा प्लीज, अभी मुझसे कुछ मत पूछो, मुझे अभी अर्जेंट कहीं जाना है। कहते हुए जैसे ही अर्पित ने अपना हेलमेट लगाया वैसे ही उन दोनों को एक चीख सुनाई दी। सीमा और अर्पित हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। साक्षी, दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए बोले। अर्पित ने अपना हेलमेट वहां छोड़ा और कॉलेज के मेन गेट की तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक बड़ी सी गाड़ी साक्षी को किडनैप करके ले जा चुकी थी। अर्पित, ये सब क्या हुआ है? हैरानी से अर्पित को देखती हुई सीमा बोली। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कहीं ये तो नहीं सोच रही कि ये सब मैंने किया है? सीमा को देखते हुए अर्पित बोला। अर्पित, तुम मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? तुम्हारे पेरेंट्स के साथ जो कुछ हुआ, क्या वो इंद्र अंकल ने? सीमा ने उससे पूछा। मत कहो उस इंसान को अंकल। वो अंकल क्या किसी का पिता कहलाने लायक नहीं है, और हाँ, उसी ने किया है। उसकी वजह से मेरे मॉम डैड मुझसे दूर हो गए और अब मेरी सोना। कहते हुए रो पड़ा अर्पित। सोना? क्या हुआ सोना को? अर्पित, बोलो ना, क्या हुआ सोना को? घबराती सी सीमा बोली। सीमा, मैं अपनी सबको बेहद प्यार करता हूँ, उसे चोट पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो मेरी मजबूरी थी। उस इंद्रजीत ने मेरी सोना को किडनैप कर लिया है और अब साक्षी को भी। कल सब कुछ पता चल गया है उसे। साक्षी को उसी ने किडनैप करवाया है और मुझसे अभी जो कैंटीन में हुआ वो सब करवाया गया ताकि साक्षी को लगे कि उसको किडनैप मैंने किया है। सीमा, वो साक्षी उसकी बेटी ही नहीं है, लेकिन साक्षी उस इंद्रजीत को बहुत मानती है। अपनी आंखों में आंसू भरते हुए अर्पित ने सब कुछ सीमा को बता दिया। क्या? तो किसकी बेटी है वो? सीमा ने हैरानी से पूछा। यही तो नहीं पता मुझे, और ये बात मैंने खुद इंद्रजीत के मुंह से सुनी थी जब मैं उस दिन कॉलेज लेट आया था। उस दिन आरव बनकर मैं गया था उसकी हवेली पर। बोलते बोलते अचानक ही अर्पित के मुंह से आरव का नाम निकल गया। क्या? आरव? तुम आरव? हाँ, आरव, मैं ही आरव हूँ। लेकिन पार्टी वाले दिन मेरा एक दोस्त सोम आरव बनकर गया था। बस वही गलती हो गई। उस इंद्रजीत ने मेरे चश्मे पर रिकॉर्डर फिट कर दिया था और मैं ये सब सोम को बताना भूल गया था। अब सब कुछ वो इंद्रजीत जान चुका है। कहते हुए अर्पित अपने सिर पर हाथ रखकर वहीं पड़ी एक बेंच पर बैठ गया। अर्पित, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और देखना, ना तो सोना को और ना ही साक्षी को कुछ होने देंगे। हम दोनों मिलकर बचा लेंगे उसे। सीमा उसके पास बैठते हुए बोली। नहीं सीमा, अब और कुछ खोना नहीं चाहता मैं। मेरे सब दोस्त मतलब के हैं, बस तुम्हें छोड़कर। मैं तुम्हें कोई खतरे में नहीं डाल सकता। ये मेरी अकेले की लड़ाई है, मुझे मेरे पेरेंट्स की बेइज्जती का बदला लेना ही है। अर्पित अपने आंसू पोंछते हुए वहां से खड़ा हो गया और जैसे ही जाने लगा वैसे ही उसके फोन पर कॉल आ गया। रिसीव किया। तुझे क्या लगता है तू सर जी को यूं चुपके से बर्बाद कर देगा? नहीं नहीं बच्चे, जिस खेल को तू खेल रहा है ना, हम उस खेल के मास्टर हैं। अब सुन काम की बात, यदि तेरी उस चुटकी सी बहन को बचाना चाहता है तो तेरे पास जो भी सबूत है वो वापस कर दे, वरना तेरी बहन कहते हुए वो निर्दयता से हंसने लगा। मेरी बहन को यदि कुछ भी हुआ ना तो याद रखना तुम में से कोई नहीं बचेगा, और उस तुम्हारे सर इंद्रजीत को तो ऐसी मौत दूंगा कि देखने वाले की भी रूह कांप जाएगी। गुस्से से कांप रहा था अर्पित। आगे कुछ बोलता तब तक कॉल ही कट हो गया। मिलते हैं अगले भाग में सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। नफरत भरी मोहब्बत भाग 8। अब तक आपने सुना कि पार्टी में आरव को बहुत कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन आरव भी आखिर साक्षी के सामने इंद्रजीत की बेइज्जती कर देता है और इसमें उसका साथ देता है अर्पित। इसकी वजह से साक्षी उससे गुस्सा हो जाती है। दूसरे दिन अर्पित साक्षी से अच्छा बिहेव नहीं करता क्योंकि उसकी बहन सोना को किडनैप कर उसे मजबूर कर दिया जाता है साक्षी के साथ ऐसा व्यवहार करने को। अब आगे, मेरी बहन को यदि कुछ भी हुआ ना तो याद रखना तुम में से कोई नहीं बचेगा, और उस तुम्हारे सर इंद्रजीत को तो ऐसी मौत दूंगा कि देखने वाले की भी रूह कांप जाएगी। गुस्से से कांप रहा था अर्पित। आगे कुछ बोलता तब तक कॉल ही कट हो गया। क्या हुआ अर्पित? किसका कॉल था? घबराते हुए सीमा ने कहा।
वो मेरी बहन नहीं, कुछ नहीं होने दूंगा मैं उसे, छोड़ूंगा नहीं। कहते हुए उसने सोम यानी आरव को कॉल लगाया और कुछ बात की, फिर सीमा को लेकर कॉलेज से निकल गया। मालिक, वो लड़का आया है, एक नौकर ने बाहर से आते हुए कहा। आरव, हाँ भेजो उसे। माणिक, सुना तुमने, आरव आया है। एक अजीब रहस्यमय हंसी के साथ हंसते हुए इंद्रजीत बोला, सर जी आप कहें तो आज उसे उसकी औकात दिखा दे। माणिक कुछ गुस्से में बोला, ओहो माणिक, तुम ना बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो। अरे थोड़ा शांत रहो, जाओ कुछ व्यवस्था करो और हाँ वो कमरा खोल दो क्योंकि अभी सब यही है, जाओ। कहते हुए इंद्रजीत कुटिलता से मुस्कुराया। माणिक ने हवेली के दूसरी ओर का एक कमरा खोल दिया जो बहुत ज्यादा बड़ा था और वहाँ हर तरह की व्यवस्था थी जो इंद्रजीत को चाहिए थी, और उसका एक दरवाजा हवेली से बाहर भी खुलता था। इंद्रजीत वहाँ जाकर अपनी राजसी नुमा सोफे पर बैठ गया। कुछ ही देर बाद वहाँ किसी ने डरते सहमते हुए कदम रखा। जी हाँ, ये वही था, आरव। इस बार अर्पित ही आरव बनकर आया था। आरव आते ही जल्दी से इंद्रजीत के पास आया और उसके पैरों के पास बैठ गया। सर मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब करने को कहा गया था सर जी। थोड़ा हकलाते हुए और अपनी आंखों में आंसू लाते हुए आरव बोला, अरे 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 ये क्या कर रहे हो, तुम तो हमारे चहेते हो ना, उठो उठो, यहाँ आओ, बैठो हमारे पास। एक अजीब सी नजरों से देखते हुए इंद्रजीत आरव को बोला, साला लड़कों को भी नहीं छोड़ता। गुस्से में आरव बना अर्पित मन ही मन बड़बड़ाया, सर जी वो जब मैं यहाँ से निकला था तो वो और अर्पित वो तो चला गया था, लेकिन कुछ गुंडों ने मुझे पकड़ लिया था। वो आपका दुश्मन कोई राघव, उसी ने बोला मुझे की पार्टी में आपकी बेइज्जती करने को। आरव फिर से हकलाता हुआ बोला और इंद्रजीत के रिएक्शंस देखने लगा। जैसे इंद्रजीत ने राघव का नाम सुना वो एकदम से बौखला गया। राघव? कौन राघव? क्या बोल रहे हो तुम? वो तो मर कैसा दिखता है? बौखलाया सा इंद्रजीत बोला, वो सर जी उसकी भूरी आंखें थी, वो किसी से बात कर रहा था तो 10 साल पहले, बेइज्जती, अपमान, मौत, पता नहीं और भी बहुत कुछ। कहते हुए आरव ने अपनी गर्दन नीचे किए हुए ही रहस्यमय नजरों से बौखलाए इंद्रजीत को देखने लगा। अचानक ही हवेली के उस कमरे की लाइट ऑन ऑफ होने लगी थी और अचानक से बंद हो गई। इंद्रजीत अब तुम्हारी बारी कहते हुए कोई बेहताशा हंसने लगा। कौन है वहाँ? माणिक, कहाँ हो तुम? इंद्रजीत डरते हुए बोला, लेकिन माणिक ने कोई जवाब नहीं दिया। हवेली के बाहर कुछ लोग माणिक का मुंह कपड़े से ढककर उसे एक जीप में डालकर कहीं ले गए। इंद्रजीत, तुम तो बड़ी डरपोक निकले। फिर से एक आवाज आई और इस बार ये आवाज इंद्रजीत के काफी करीब थी। आरव, कहाँ हो तुम? इंद्रजीत चिल्लाया, सर जी मैं यहाँ हूँ, आपके सोफे के पीछे। आरव सोफे के पीछे से बोला। जैसे ही उसने आरव को सुना वो इंद्रजीत भी वहीं आकर बैठ गया और आरव को वहां से धक्का दे दिया। तभी कुछ ही देर में एक हल्की रोशनी इंद्रजीत पर पड़ी। घबरा सा गया था वो। उसने अपनी गर्दन उठाकर देखा तो हैरान रह गया। राघव? कांपने लगा था इंद्रजीत। क्या हुआ इंद्रजीत, तुम कांप क्यों रहे हो? तुमने ही तो कहा था ना कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो अब क्यों डर रहे हो तुम? सामने खड़ा राघव बोला, तो तुम जिंदा कैसे? तुम्हारा तो डरते हकलाते हुए इंद्रजीत बोला, हाँ सुसाइड की थी, लेकिन रूह अभी भी भटक रही है। चेहरे पर एक दर्द की लकीरें उभर गई थी राघव के। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे तो सिर्फ तुमसे अपने खिलाफ जो सबूत थे तुम्हारे पास वो चाहिए थे, क्योंकि सिर्फ तुम और भाई साहब ही जानते थे कि मेरा बिजनेस क्या है, मैं क्या करता हूँ। भाई साहब का पता तो मैंने उस समय ही साफ कर दिया था, लेकिन मेरी आदरणीय भाभी जी उन्होंने तुम्हें सारे सबूत दे दिए और खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मैंने तुम्हें भी कहा था कि सबूत दे दो, लेकिन तुमने नहीं दिए। मैंने तो सिर्फ तुम्हें सबूत देने के लिए कहा था, तुमने नहीं सुना, तो मैंने भी तुम्हें उन्हीं धंधों में फंसा दिया और वो तुम्हारी शानदार हवेली तुम्हारे बाप से मैंने ले ली। डरते हुए भी निडरता दिखाते हुए इंद्रजीत हंसने लगा। इधर अपने पिता राघव को अपने सामने देखकर रोने लगा था आरव बना अर्पित। हंस लो इंद्रजीत, जितना चाहिए हंस लो, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। राघव ने इंद्रजीत को देखते हुए कहा। इंद्रजीत डर तो रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को निडर दिखाए रखा। नहीं राघव नहीं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अब मैं जान चुका हूँ कि अर्पित तुम्हारा बेटा है और वो सोना वो तुम्हारी चहेती बेटी और मुझे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। जब तक वो मेरे पास है तब तक ना तुम कुछ मेरा बिगाड़ सकते हो और ना ही वो अर्पित। और हाँ वो साक्षी, मेरी प्यारी सी बेटी, और तुम्हारे बेटे अर्पित की सबसे बड़ी कमजोरी, वो भी मेरे ही पास है। कहते हुए इंद्रजीत हंसने लगा। सोना का नाम सुनकर राघव के चेहरे पर एक दर्द की लकीर खिंचाई थी। अचानक इंद्रजीत के ऊपर हमला हुआ। एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा न जाने कहां से उसके पास आ गिरा। जैसे ही वो टुकड़ा गिरा, हड़बड़ाते हुए इंद्रजीत पीछे की ओर खिसक गया। जैसे ही वो संभला, देखा उसके सामने कोई नहीं था, बस पास ही डरा सहमा सा आरव खड़ा था। कहां गया वो? कौन था? राघव? इंद्रजीत चिल्लाया। इंद्रजीत, तुम्हें तो जाना ही होगा, जाना ही होगा। कहते हुए आवाज धीरे हो गई और सब कुछ सामान्य हो गया। कौन था वो? बोलो, बोलते क्यों नहीं? बौखलाया सा इंद्रजीत ने आरव की शर्ट की कॉलर पकड़ते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। हकलाते हुए आरव बोला, चल मेरे साथ, पता नहीं ये माणिक कहां मर गया। कहते हुए आरव को लगभग घसीटते हुए हवेली से बाहर लाया और अपनी गाड़ी में धकेलकर उसे कहीं ले गया। भाई जी, माणिक साहब का फोन नहीं लग रहा है, इस छोकरी का क्या करना है? एक गुंडे टाइप के आदमी ने दूसरे आदमी से कहा। बड़े साहब को कॉल करो, आखिर ये सब उन्हीं के इशारे पर तो हो रहा है। वैसे भाई जी सुना है ये छोकरी इस शहर के सबसे बड़े व्यापारी की पोती है। वो जो बड़ी सी हवेली नहीं है वहां से उठाया इसे, लगता है माल बहुत मिलने वाला है। वो आदमी पास ही एक कुर्सी पर रस्सियों से बंधी बैठी सोना को देखते हुए बोला, वो लोग कुछ नहीं देने वाले, वो इस लड़की को पूरा समझते हैं, बस इस लड़की का भाई ही इसे मानता है। सुना है वो भाई भी सौतेला है। भाई जी बोला, सौतेला? ये क्या होता है? नींद लेने का नाटक करती हुई सोना मन ही मन बड़बड़ाई। उसकी आंखें सूजी हुई और गालों पर आंसुओं के निशान थे। तभी उन सबको एक गाड़ी के रुकने की आवाज आई। बाहर से एक मुस्टंडा दिखने वाला सा आदमी और उसके साथ एक लड़की आई जिसका मुंह पर स्कार्फ बंधा हुआ था। तुम दोनों जल्दी से इस लड़की का मुंह बांधो और हमारे पीछे चले आओ, उन्होंने शहर के बाहर पहाड़ी पर आने के लिए बोला है, जल्दी करो। कहते हुए स्कार्फ बंधी वो लड़की बिजली किसी तेज गति से वहां से बाहर निकल गई। भैया कहाँ हो आप? ये लोग मुझे मार देंगे। नींद का नाटक करते हुए सोना मन ही मन अर्पित को याद करके रोने लगी। सोना, ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा, निडर बनो, सामना करो सबका, कब तक डर के रहोगी? अचानक ही उसके कानों में अर्पित की आवाज गूंजने लगी थी। सही कहते हैं भैया, वो मुझे बचाने जरूर आएंगे, लेकिन मुझे खुद को भी इन सबसे बचना होगा। सोचते हुए अचानक ही सोना की नजर जमीन पर गई जहाँ एक छोटी सी छुरी पड़ी थी। सोना ने फट से बिना देरी किए सबकी नजर से बचते हुए वो छुरी उठाई और अपने कपड़ों में छुपा ली। किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन कहीं दूर खड़ी वो स्कार्फ बांधे आई युवती उसे ही देख रही थी। मिलते हैं अगले भाग में सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। नफरत भरी मोहब्बत भाग 9।
अब तक आपने सुना कि अर्पित आरव बनकर फिर से इंद्रजीत के घर जाता है और उसे इंप्रेस करने की कोशिश करता है। कुछ ही देर में वहाँ बिजली गुल हो जाती है और राघव आ जाता है, जिसे देखकर इंद्रजीत काफी डर जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए राघव से सोना के उसके पास होने की बात कहता है। इधर माणिक भी गायब हो जाता है। राघव के जाने के बाद बौखलाया हुआ इंद्रजीत आरव को अपने साथ कहीं ले जाता है। इधर सोना एक कुर्सी पर रस्सियों से बंधी बैठी हुई थी। उसी समय एक मुस्टंडा सा दिखने वाला आदमी वहाँ आता है और साथ ही आती है उसके साथ एक स्कार्फ बंधे हुए एक लड़की, जो सोना को शहर से बाहर पहाड़ी पर ले जाने की बात करके वहाँ से चली जाती है। अब आगे सोना ने फट से बिना देरी किए सबकी नजर से बचते हुए वो छुरी उठाई और अपने कपड़ों में छुपा ली। किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन कहीं दूर खड़ी वो स्कार्फ बांधे आई युवती उसे ही देख रही थी। वो दो गुंडे टाइप दिखने वाले आदमियों ने सोना को उठाकर अपनी जीप में डाल दिया और उसे फिर से रस्सियों से बांधकर शहर से बाहर की तरफ जाने लगे। इधर वो स्कार्फ वाली युवती उन सबको जाते हुए देख रही थी। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी। ये गाड़ी इंद्रजीत की थी। इंद्रजीत अपनी गाड़ी से उतरा और दूसरी तरफ जाकर आरव बने अर्पित को भी गाड़ी से बाहर निकाल लिया और उस लड़की के सामने ले आया। वो लड़की लगातार आरव को देख रही थी। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न नफरत और न ही प्यार। एक अजीब सी उलझन थी उसकी आंखों में, जबकि आरव उसे देख ही नहीं रहा था। इसके मन में कुछ न कुछ चल रहा था। वो दूर दूर तक अपनी नजरें दौड़ाकर उस जगह का मुआवना कर रहा था। उस लड़की को लेगा यहाँ से वो दोनों? इंद्रजीत ने उस लड़की को देखकर सवाल किया। जैसे ही इंद्रजीत ने सोना के बारे में पूछा, वैसे ही अर्पित बने आरव की नजरें इंद्रजीत पर टिक गई। शिट, मतलब ये लोग मेरी सोना को यहाँ से ले गए। ओह, अब क्या करूं? यहाँ मैं आरव बनकर खड़ा हूँ और ये सब अर्पित को यहाँ बुलाएंगे, लेकिन ये लोग मेरी सोना को लेकर कहाँ गए हैं? और ये लड़की कौन है? मुझे अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है? हे भगवान, मैं कैसे बचाऊं अपनी सोना को? वो तो खुद ही इतनी बोली है। कितना डर गई होगी मेरी सोना। मन ही मन बड़बड़ाते हुए आरव बना अर्पित बहुत परेशान हो रहा था। वो सब चले गए तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ तुम भी, पहुंच जाओ वहाँ। और ये भीखू कहाँ है? मैंने उसे बोला था तुम्हारे साथ रहने के लिए, कहाँ है वो? थोड़ा गुस्से में इंद्रजीत बोला। जी साहब जी, अपन यही है। मैडम जी कुछ देर अकेली रहना चाहती थी तो अपन इधर उधर टहलने गया था। चलिए मैडम जी, कहते हुए भीखू उस स्कार्फ वाली लड़की को अपने साथ ले गया। इधर जीप में पीछे बैठी हुई सोना ने आगे की तरफ झांक कर देखा और धीरे से हाथ आगे बढ़ाकर अपने कपड़ों में छुपे हुए उस छोटे से छुरे को बाहर निकाला और अपने हाथों की रस्सियां काटने लगी। छुरी बहुत तेज थी तो रस्सियां तो कट गई और साथ ही उसके हाथ पर भी कट लग गया। उसके मुंह से चीख निकली, लेकिन तभी एक ट्रक वहां से तेज हॉर्न देता हुआ निकला, जिससे उसकी चीख उन दोनों गुंडों को सुनाई नहीं दी। कुछ ही देर में सोना सारी रस्सियां काट चुकी थी और आजाद हो चुकी थी, लेकिन अब उसके सामने एक नई मुसीबत थी। वो ये कि चलती गाड़ी में से कैसे उतरा जाए। भैया कहाँ हो आप? ये लोग पता नहीं मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। क्या करूँ मैं? यदि आप मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या करूँ मैं? कूद जाऊँ? लेकिन कैसे? डर लगता है मुझे। मन ही मन बड़बड़ाते हुए कुछ न कुछ सोचने लगी थी सोना। कुछ ही देर में वो एक पहाड़ी पर पहुंच चुके थे, जिसकी दूसरी तरफ बहुत गहरी खाई थी। लो भाई, हम तो पहुंच गए, लेकिन वो बड़े साहब तो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। खैर, कुछ देर इंतजार कर लेते हैं। लेकिन भाई, इस लड़की का क्या करना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़की को खाई में लुटाना है? कहते हुए वो गुंडा हंसने लगा। तू हंसा बनकर और जाकर उस लड़की को लेकर आ, जा जल्दी। कहता हुआ उस भाई ने अपने पॉकेट से सिगरेट निकाली और उसका केस लेने लगा। कुछ ही देर में वो दूसरा गुंडा हड़बड़ाते हुए वापस आया। भाई वो पिद्दी, वो लड़की गाड़ी में नहीं है। क्या बात कर रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो बेहोश थी ना। सिगरेट को जमीन पर गिराकर पांव से कुचला और उस गुंडे के साथ भागकर जीप के पास आ गया। वहाँ कुछ रस्सियां टूटी हुई पड़ी थी। राजू, कहाँ गई वो लड़की? यदि बड़े साहब को पता लग गया तो हमें ही इस पहाड़ से धक्का दे देंगे। क्या करें अब? जा तू उस तरफ जाकर ढूंढ। अरे जाकर ढूंढ उसे, मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। कहते हुए भाई उसी जीप में कुछ ढूंढने लगा। राजू गुंडे ने हर जगह सोना को तलाश कर लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। आखिर गई कहाँ वो लड़की? यहाँ से भागने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक मोड़ पर हमने गाड़ी एकदम धीरे की थी तभी वो लड़की उतर गई हो? हाँ, ये हो सकता है। मन ही मन बड़बड़ाते हुए राजू वापस जीप के पास चला आया। नहीं मिली भाई, कहते हुए चौंक गया राजू। भाई ये, कहते हुए एक बोरे की तरफ इशारा किया। हाँ, यही बोरा दिखाएंगे बड़े साहब को। खोलना क्यों है? चल वहाँ उस पेड़ के पास बैठते हैं। कहते हुए भाई ने उस बोरे जिसमें भूसा भरकर तैयार कर दिया था को उठाकर पेड़ के पास रख दिया और दोनों सुस्ताने लगे थे। इधर सोना जमीन पर लेटी हुई थी। सच कहा था भैया, निडर बनना चाहिए, कहते हुए मुस्कुराने लगी थी सोना। सोना उसी जीप के नीचे लेटी हुई थी जिस जीप में वो उसे डालकर लाए थे। उसे कोई डर भी नहीं था क्योंकि उसके पास छुरी तो थी ही और साथ में जीप में एक बड़ी सी चेन भी मिल गई थी। सच ही कहा है किसी ने, जब हम अकेले होते हैं और कोई मुसीबत आ जाए तो खुद ब खुद हिम्मत आ ही जाती है। कुछ ही देर में वहाँ इंद्रजीत भी आरव को लेकर आ गया और पीछे पीछे भीखू की गाड़ी भी आ गई जिसमें स्कार्फ बांधे लड़की भी थी। कुछ एक गुंडे भी आ गए थे। कहाँ है वो लड़की? करो उसके भाई को फोन, बुलाओ उसे यहाँ, मैं भी तो देखूं अब किस बात की अकड़ है उसे। कहते हुए इंद्रजीत ने एक रहस्यमय मुस्कान आरव पर डाली। तभी उस लड़की ने आरव को फोन दिखाते हुए अर्पित को कॉल लगाया। आरव बने अर्पित का फोन बज उठा। आरव चौंक गया। आज ही आरव की सबसे बड़ी गलती थी, उसने अपना फोन साइलेंट नहीं किया था सोना के कारण। बस यहीं पर आरव फंस गया। आरव मेरे प्यारे से आरव। अरे नहीं आरव नहीं हो तुम। उस लड़की को देखते हुए, रानी बिटिया क्या नाम है इसका, बताओ तो जरा। कुटिल मुस्कुराहट के साथ इंद्रजीत बोला। अर्पित। बहुत देर से खामोश वो स्कार्फ वाली लड़की बोली। आरव बना अर्पित हैरानी से उसे देखने लगा। कुछ जानी पहचानी सी आवाज थी उसकी। हाँ अर्पित, तू ही है ना उस राघव का बेटा जो आज भी पूरे शहर में बदनाम है? बेटा, जितना तूने खाना खाया है उतना मैंने नमक खाया है। मुझे तो बहुत पहले से ही पता लग चुका था कि तू उस राघव का बेटा है। वही राघव जिसने मुझे फंसाने की पूरी तैयारी कर ली थी, सारे सबूत जुटा लिए थे। लेकिन क्या हुआ अंत में? भगौड़ा भाग गया। शक तो तुझ पर मुझे उसी दिन से हो गया था जिस दिन तू कॉलेज के प्रिंसिपल रूम में ताक झांक कर रहा था और मेरे आरव को फोन करने के बाद तू बहुत घबराया सा कॉलेज से निकला और उस छोटे से घर में घुस गया। तुझे क्या लगा था कि तू ये आरव बनकर मुझ पर नजर रखेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत से जासूस हैं मेरे जो तेरे आसपास घूमते रहते हैं। रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ इंद्रजीत बोला। सची मैं आरव हूँ। आरव बना अर्पित हकलाता सा बोला। बंद करो अपना ये नाटक। अपना ये आरव अर्पित का ढोंग कहीं और जाकर करना, समझे? वो स्कार्फ वाली लड़की आरव के पास आकर उसका शर्ट का कॉलर पकड़ते हुए बोली। अचानक ही उस स्कार्फ वाली लड़की और आरव बने अर्पित की आंख मिली। अर्पित हैरानी से लड़की की आंख में देखता रहा और पहचानने की कोशिश करता रहा। स्कार्फ वाली लड़की की आंख डबडबाने लगी थी। उसकी आंखें झड़ना शुरू हो उससे पहले ही वो पलट गई और वहां उन दोनों गुंडों के पास चली गई जो बोरा लिए बैठे थे। साक्षी। अर्पित बहुत धीरे से बोला। क्या ऐसे कैसे भागी वो लड़की? नींद में थे क्या तुम दोनों? अचानक ही अर्पित और इंद्रजीत को उस स्कार्फ वाली लड़की की आवाज सुनाई दी। दोनों उसी ओर देखने लगे थे। क्या कहा? वो भाग गई? ऐसे कैसे भाग गई? ध्यान कहाँ था तुम दोनों का? एक पिद्दी सी लड़की को नहीं संभाल पाए तुम दोनों? इंद्रजीत चिल्लाते हुए बोला और दो आदमियों को आरव को पकड़ने का इशारा कर उन दोनों गुंडों और स्कार्फ वाली लड़की के पास चला गया। भाग गई भगौड़ी। अर्पित के पास आते हुए, लो वो भी भगौड़ी निकली। एक बात समझ नहीं आई, ये तुम्हारा पूरा खानदान भगौड़ा है क्या? पहले तेरे माँ बाप भाग गए और अब तेरी वो पिद्दी बहन भी भाग गई, लेकिन तुम्हें नहीं भागने देंगे।
कुछ गुस्से में स्कार्फ वाली लड़की बोली। साक्षी, स्कार्फ वाली लड़की की आंखों में देखते हुए अर्पित बोला, हाँ हूँ मैं साक्षी, साक्षी हूँ मैं, वही साक्षी जिसने तुमसे कभी प्यार किया था, बहुत मोहब्बत करती थी तुमसे, बहुत। लेकिन जब छोड़ो, उस बात का अब कोई मतलब नहीं रहा, अब सिर्फ नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। बहुत गुस्से में साक्षी ने बोलते हुए अपना स्कार्फ उतार दिया। मम्मा कहाँ जा रहे हो आप? मम्मा मुझे भी ले चलो ना। छोटी सी बच्ची ने एक छोटे से कमरे में अपनी तैयार होती हुई माँ को देखते हुए पूछा। बच्चे बहुत जरूरी काम है मुझे, जाने दो, वापस आकर सब कुछ बताऊंगी। अपनी बेटी का सिर चूमते हुए वो माँ बोली और रूम से निकल गई। कोई मुझे अपने साथ नहीं ले जाता, पापा भी छोड़कर चले गए और अब मम्मी भी, मुझे कोई प्यार नहीं करता। गुस्से में बड़बड़ाते हुए वो बच्ची कमरे का सामान उठाकर फेंकने लगी। क्या हुआ मेरी सकू को, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? एक मोटी सी कुछ थुथुल सी औरत ने उस बच्ची को रोकते हुए पूछा। कुछ देर तो वो बच्ची उस औरत को देखती रही, फिर कौन है आप? मैं नहीं जानती आपको। हैरानी से उस औरत को देखते हुए पूछा। चॉकलेट खाओगी? देखो हम आपके लिए बहुत सी चॉकलेट लेकर आए हैं। एक बड़ा सा चॉकलेट का डिब्बा उसके सामने करते हुए उस औरत ने कहा। नहीं, मम्मा ने मना किया है, आप अननोन हो और अननोन से चीजें नहीं लेते। बड़ी मासूमियत से वो बच्ची बोली। अच्छा, ये सब आपकी मम्मा ने कहा है? पता है उन्होंने ये सब क्यों कहा है? क्योंकि वो आपको प्यार नहीं करती। पता है आपकी मम्मा कहाँ गई है? दिखाऊं आपको? कहते हुए उस औरत ने उस बच्ची को अपनी गोद में बिठा लिया और उसका सर सहलाने लगी। कहाँ गई है मेरी मम्मा? उसे देखते हुए उस बच्ची ने पूछा। जैसे ही बच्ची ने सवाल किया, वैसे ही उस औरत की नजर बाहर दरवाजे पर खड़े इंद्रजीत पर गई। इंद्रजीत ने कुछ इशारा किया। इशारा पाकर उस औरत ने अपना फोन निकाला और कुछ फोटोज दिखाए, जिसमें उस बच्ची की माँ और पापा एक बड़े से रेस्टोरेंट में एक बच्चे के साथ बैठे थे। देखा बच्चे, ये आपकी माँ यहाँ आपको चॉकलेट्स के लिए मना कर रही थी और खुद बड़े से होटल में पार्टी करने गई है। साक्षी बच्चे, हमें ये सब अच्छा नहीं लगता। कहते हुए साक्षी को अपने गले से लगाते हुए एक रहस्यमयी मुस्कुराहट से बाहर खड़े इंद्रजीत को देखने लगी। क्या करे कल्याणी जी, हमारी बच्ची बहुत अकेली सी हो गई है। ना तो उसके पापा इसका ख्याल रखते हैं और ना ही इसकी माँ। अब देखो ना, कल बेचारी बच्ची का टेस्ट है और इसकी मम्मा इसे पढ़ाने की बजाय पार्टीज में जाती है। कहते हुए इंद्रजीत रूम में आ गया। चाचू, कहते हुए साक्षी इंद्रजीत के पास आ गई। आपको पता है बेटा, वो दोनों आपसे ज्यादा किसी और बच्चों को प्यार करती है। पता नहीं वो बच्चा कौन है, और आपके पापा वो भी आपसे ज्यादा उस बच्चे को प्यार करते हैं। कहते हुए साक्षी का सिर सहलाने लगा इंद्रजीत। साक्षी रोने लगी थी। अरे बच्चे आप रोइए मत, हम और आपके चाचू है ना, सब ठीक कर देंगे। कहते हुए उस थुलथुल औरत ने साक्षी को गले से लगा लिया। आप कौन है? मैं तो आपको नहीं जानती। उसे खुद से दूर हटाते हुए साक्षी ने पूछा। बच्चे वो कुछ ना कुछ सोचती हुई हकलाने लगी। बेटा ये कल्याणी जी है, अभी कल्याणी जी को लेट हो रहा है, आप और कल्याणी ने साक्षी को एक चॉकलेट खिलाकर सुला दिया। वाह कल्याणी जी, आपने तो कमाल कर दिया। बस इसी तरह साक्षी को वश में कर लीजिए। उस राघव ने पता नहीं क्या सोचकर अपनी हवेली का आधा हिस्सा इस पिद्दी को बनाया है। खुद तो चला गया और मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। अब बस भाई साहब और आदरणीय भाभी जी को ठिकाने लगाना है। बस तुम उस राघव के बाप को मनाओ कि कैसे ही करके वो राघव के बेटे की हिस्सेदारी मेरे नाम कर दे। बाकी इस लड़की को पालना हमारी मजबूरी होगी। कहते हुए इंद्रजीत उस कमरे से कल्याणी के साथ बाहर निकल गया। बस इंद्र, कुछ समय और फिर हम उस हवेली में रहेंगे। बस तुम अपनी उस बीवी को ठिकाने लगा दो। कल्याणी इंद्रजीत की टाई सही करते हुए बोली। अरे कल्याणी जी, आप तो जान है मेरी वो सड़क छाप बीवी को तो मैं कुछ ही दिनों में अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दूंगा। फिर उस राघव की हवेली में मैं, आप और हमारे बच्चे रहेंगे और इस लड़की को भी रखना होगा। चलो अब तुम जाओ, तब तक मैं भाई साहब और भाभी जी को ठिकाने लगाता हूँ। कहते हुए इंद्रजीत ने कल्याणी को घर से बाहर भेज दिया। हेलो माणिक, मेरे प्यारे भाई साहब और भाभी को समझ रहे हो ना? जाओ जल्दी, और हाँ, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। इंद्रजीत ने माणिक को फोन करके कुछ समझाया। आरू, बच्चे अपना और सोना का ध्यान रखना, और हाँ, हम दोनों आपके अंकल आंटी आपके साथ हैं। जब भी जरूरत हो हमें कॉल कर लेना। ये फोन रखो अपने साथ, अपने दादू से छुपा कर रखना, ठीक है? अब चलो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। कहते हुए साक्षी की मम्मी ने आरू का सिर चूम लिया। आंटी अंकल अब बहुत अच्छे हैं। आरू मुस्कुराते हुए बोला। कोई कितना भी अच्छा हो बच्चे, लेकिन कभी किसी पर भरोसा मत करना। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता। चलो अब ज्यादा देर करना सही नहीं है। कहते हुए वो दोनों आरू के साथ उस बड़ी सी होटल से बाहर निकल गए। कुछ दूर चले ही थे कि कुछ गुंडों ने उन पर हमला कर दिया और साक्षी के पापा को उठा कर ले गए। और साक्षी की माँ कुछ कर पाती उससे पहले ही एक ट्रक सामने आ गया और आरू को बचाने के चक्कर में खुद ट्रक से टकरा गई। चाचू, मम्मा पापा कब आएंगे? सोकर जगी हुई साक्षी ने अपनी नींद भरी आंखों से इंद्रजीत को देखते हुए पूछा। बच्चे अब वो कभी नहीं आएंगे, वो चले गए आपसे दूर उस बच्चे के साथ। उस लड़के ने आपसे आपके मम्मा पापा को छीन लिया। ये देखो ये फोटो। कहते हुए इंद्रजीत ने उसे अपने फोन में एक फोटो दिखाया जिसमें साक्षी के माता पिता छोटे से अर्पित के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे। नहीं, वो बहुत गंदा है, उसने मेरे मम्मा पापा को छीन लिया। देखना चाचू, मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगी, सब कुछ। कहते हुए उस बच्ची का चेहरा गुस्से में तमतमाने लगा। बस बच्चे गुस्सा नहीं करते, आज से मैं आपका डैड हूँ। मैं आपके लिए सब कुछ लेकर आऊंगा जो आपको पसंद हो। देखना कुछ दिनों में हमारे पास एक बहुत बड़ा घर होगा, गाड़ी होगी और तुम्हारे पास बहुत सी ड्रेसेस। पसंद है ना तुम्हें? साक्षी का सिर सहलाते हुए रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ इंद्रजीत बोला। डैडी, आप ही हैं मेरे डैडी और कोई नहीं। आई लव यू डैडी। कहते हुए साक्षी इंद्रजीत के गले से लग गई। मिलते हैं अगले भाग में सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। नफरत भरी मोहब्बत भाग 10 अंतिम भाग। अब तक आपने सुना कि इंद्रजीत आरव बने अर्पित को पहाड़ी पर ले आया था जहां दो गुंडे सोना को लेकर आए थे और वो भाग गई थी। उसी वक्त वो स्कार्फ वाली लड़की भी एक गुंडे के साथ वहां पहुंच चुकी थी। जब वो स्कार्फ वाली लड़की अर्पित के सामने आई तो अर्पित को महसूस हुआ कि वो साक्षी है और वो सच में साक्षी ही होती है जिसे इंद्रजीत ने अपने फायदे के लिए अपने वश में कर रखा था। साक्षी जब बहुत छोटी थी तब से ही इंद्रजीत ने उसे अपने पेरेंट्स के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था और साथ ही उसके पिता का अपहरण और माँ का एक्सीडेंट करवा दिया था। अब आगे। डैडी, आप ही मेरे डैडी है ना, और कोई नहीं ना? आई लव यू डैडी। कहते हुए साक्षी इंद्रजीत के गले से लग गई। इंद्रजीत ने साक्षी को पूरी तरह से अपने वश में कर रखा था और जल्दी ही उसने राघव के पिता को भी कल्याणी के साथ मिलकर वश में कर अर्पित की हिस्सेदारी की हवेली अपने नाम करवा दी थी। लेकिन इसी बीच उसे ये पता चला कि उसी हवेली का एक और हिस्सेदार भी था, वो थी सोना। लेकिन जब तक सोना 10 साल की नहीं हो जाती तब तक कोई भी उसकी हिस्सेदारी ना तो ले सकता है और ना ही छीन सकता है। बस तब से ही इंद्रजीत उसके 10 साल की होने का वेट कर रहा था। साक्षी इंद्रजीत पर आंखें मूंद कर भरोसा करती थी। बस इसी भरोसे का फायदा उसने उठाया। नफरत। साक्षी, तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन तुम तो। डबडबाती आंखों से साक्षी को देखते हुए अर्पित बोला। हाँ, प्यार करती थी तुमसे, प्यार, बहुत प्यार। लेकिन उस दिन कैंटीन में जब ये पता चला कि तुम उस राघव के बेटे हो, बस तब से ही मेरी मोहब्बत नफरत में बदल गई। नफरत है मुझे तुमसे क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी मम्मा, मेरे पापा मुझसे दूर हो गए। वो उस दिन तुम्हें लेकर चले गए
और मुझे अकेला छोड़ गए। उन्हें एक बार भी अपनी छोटी सी बेटी का ख्याल नहीं आया, क्योंकि तुमने उन्हें अपने वश में कर लिया था। बस तब से मैंने सोच लिया था कि मैं भी तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। मेरे मम्मा पापा कभी लौटकर नहीं आए मेरे पास। वो तो डैड ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, नहीं तो मैं कहीं की नहीं रहती। हाँ अर्पित, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। कहते हुए साक्षी गुस्से में पुकारने लगी थी। मैंने नहीं साक्षी, मैंने कुछ नहीं छीना तुम्हारा। एक मिनट, क्या अनीता आंटी तुम्हारी माँ है? गीली आंखों से साक्षी को देखते हुए अर्पित ने सवाल किया। मत कहो से मेरी माँ नहीं है वो मेरी माँ। तुम्हारे कारण वो मुझे अपनी बेटी को अकेला छोड़कर चली गई। मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। बोलते हुए साक्षी की आंखों में भी आंसू आने लगे थे। इधर कुछ ही दूर खड़े इंद्रजीत और कॉलेज के प्रिंसिपल दोनों मुस्कुरा रहे थे। हाँ, हमारी सकू बिटिया एकदम सही कह रही है। इसके माँ बाप ने तो कभी इसे प्यार ही नहीं किया। लड़की थी ना ये तब, और उन्हें एक बेटा चाहिए था ताकि बुढ़ापे में उनकी सेवा कर सके। उस राघव और वंदिता के मरने के बाद उन्हें अर्पित के रूप में एक बेटा मिल गया था, और साथ ही उसकी बहुत सी जायदाद भी। देखो ना सकू बेटा, आप खुद ही, क्या आपके कॉलेज में अर्पित जितना रईस स्टूडेंट है कोई? नहीं ना। बस इसकी प्रॉपर्टी के लिए आपके माँ बापा ने आपको छोड़ दिया। रहस्यमयी मुस्कान के साथ पहाड़ी पर इन सब के पास आती थुलथुलाती कल्याणी बोली। बस कीजिए आप सब। साक्षी के पिता इस वक्त इंद्रजीत के कब्जे में है, और ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे तो ये भी पता है कि ये इंद्रजीत कितना गिरा हुआ इंसान है। जब हवेली में कोई नहीं होता उस वक्त बाहर से लड़कियां मंगवाता है। लड़कियों को छोड़ो, इसकी नजर तो लड़कों पर भी बुरी है। खुद को उन दो गुंडों से छुड़ाने की कोशिश करता हुआ अर्पित गुस्से में बोला। तड़ाक! तभी अर्पित के गाल पर एक जोरदार चांटा पड़ा। हिम्मत कैसे है मेरे डैड के लिए ये सब बोलने की? पूरे शहर के सेवक है वो, और उन्होंने तो बहुत से लोगों की मदद की है। और जिन लड़कियों की तुम बात कर रहे हो ना, वो तो आश्रम की लड़कियां हैं। वो हवेली में मेरे डैड से पढ़ने आती हैं, समझे? बहुत ही गुस्से में साक्षी ने अर्पित को चांटा मारते हुए बोला। जैसा बाप वैसा बेटा। इसका बाप राघव भी ऐसा ही था, बस पूरी दुनिया के सामने अच्छा समाज सेवक बना फिरता रहता था। इसका बेटा भी ऐसा ही है। कल्याणी ने साक्षी को भड़काते हुए बोला। वाओ, वेल डन अर्पित। क्या मेरे मम्मा पापा ने तुम्हें यही सिखाया है कि अपने से बड़ों की इंसल्ट करो? बहुत शांत भाव से शून्य में देखती हुई साक्षी बोली। साक्षी, तुम्हारे पापा को बहुत साल पहले इस इंद्रजीत ने उठा लिया था, और तुम्हारी मम्मा। अर्पित लगभग साक्षी को समझाते हुए बोला। बस करो अर्पित, मेरे डैड ऐसा क्यों करेंगे? और वो अपने ही भाई का किडनैप क्यों करवाएंगे? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही मेरे पापा का किडनैप करवा लिया हो और तुम मेरे डैड का झूठा नाम लगा रहे हो सकता है ना? वाह अर्पित, सच ही कहा है किसी ने कि किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। सब कुछ बर्बाद कर दिया अर्पित तुमने, मेरा सब कुछ छीन लिया। कहते हुए साक्षी अर्पित के सामने ही अपने घुटने के बल बैठकर रोने लगी। साक्षी को रोता देख अर्पित खुद को उन गुंडों से छुड़ाकर साक्षी के पास बैठ गया। साक्षी, प्लीज मेरा यकीन करो। जैसा तुम्हें बताया गया है, जैसा तुम्हें दिखाया जा रहा है, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। प्लीज मेरा यकीन करो। कहते हुए अर्पित ने साक्षी का हाथ पकड़ा। डोंट, नो, हाथ भी मत लगाना तुम मुझे। नफरत है मुझे तुमसे। बहुत प्यार करती थी तुम्हें, लेकिन तुम, मेरा बचपन, मेरे माँ बापा, सब कुछ छीन लिया तुमने, सब कुछ। अर्पित से अपना हाथ छुड़ाकर अर्पित को धक्का देते हुए साक्षी बोली। साक्षी के धक्का देने के बाद उन दोनों गुंडों ने उसे वापस से पकड़ लिया और पहाड़ी के किनारे पर ले गए। घेर लो इन्हें चारों तरफ से, कोई भागने ना पाए। बहुत दूर से आवाज आई, सबकी नजर उसी ओर थी। कुछ ही देर में सब कुछ साफ नजर आ रहा था। पुलिस पूरी पहाड़ी को चारों तरफ से घेर चुकी थी। साथ ही राघव और एक पुलिस ऑफिसर दोनों उनकी तरफ बढ़ रहे थे। इंद्रजीत एक बार फिर से चौंक गया राघव को देखकर। डैड, अचानक अर्पित के मुंह से निकला। हकलाते हुए इंद्रजीत बोला। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे तो सिर्फ तुमसे अपने खिलाफ जो सबूत थे तुम्हारे पास, वो चाहिए थे, क्योंकि सिर्फ तुम और भाई साहब ही जानते थे कि मेरा बिजनेस क्या है, मैं क्या करता हूँ। भाई साहब का पता तो मैंने उस समय ही साफ कर दिया था, लेकिन मेरी आदरणीय भाभी जी, उन्होंने तुम्हें सारे सबूत दे दिए और खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गए। मैंने तुम्हें भी कहा था कि सबूत दे दो, लेकिन तुमने नहीं दिए। मैंने तो सिर्फ तुम्हें सबूत देने के लिए कहा था, तुमने नहीं सुना, तो मैंने भी तुम्हें उन्हीं धंधों में फंसा दिया, और वो तुम्हारी शानदार हवेली तुम्हारे बाप से मैंने ले ली। अचानक ही राघव ने अपने हाथ में रिकॉर्डर से एक रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। ये इंद्रजीत की आवाज थी। इंद्रजीत हड़बड़ाते हुए उस ओर देखने लगे। साक्षी भी हैरानी से कभी राघव, कभी अर्पित, तो कभी इंद्रजीत को देखने लगी थी। नहीं बच्चे, ये झूठ है, ये सब मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है। ये राघव तो कब का मर चुका था, मैंने खुद ने देखा था। अपनी सफाई देते हुए इंद्रजीत बोला। हाँ, मैं राघव नहीं हूँ, सोम नाम है मेरा। एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ मैं ही इस इंद्रजीत के घर गया था राघव बनकर। लेकिन ये तो बड़ा डरपोक निकला। राघव को देखते ही घिग्गी बन गई इसकी, और डर के मारे सब कुछ बक दिया इसने। सोम मुस्कुराते हुए बोला। देखा साक्षी, अब तो यकीन है ना तुम्हें मुझ पर? अर्पित ने वहीं से चिल्लाते हुए कहा। अर्पित की बात सुनकर साक्षी का मन कुछ पिघला और वो अर्पित के पास चली गई। पता नहीं किस पर यकीन करूं, किस पर नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ मेरे डैड है तो एक तरफ तुम, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। डैड ने मुझे बहुत प्यार दिया है अर्पित, ऐसे कैसे यकीन ना करूं अपने डैड पर? कहते हुए रोने लगी थी साक्षी। अरेस्ट कर लो इन सबको, जो भागने की कोशिश करे उसे गोली मार देना। उस पुलिस ऑफिसर ने अपना आदेश सुना दिया। देखते ही देखते उन सबको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। धक्का दे दो इस लड़के को। अचानक ही बहुत जोर से इंद्रजीत चिल्लाया, जिसे दो कांस्टेबल पकड़े हुए थे। तभी एकदम से अर्पित के चिल्लाने की आवाज आई। उन दोनों गुंडों ने अर्पित को पहाड़ी से खाई में धक्का दे दिया था। भैया, अर्पित भाई, जोर से एक साथ चिल्लाने की आवाज आई। जीप के नीचे छुपी सोना जीप के नीचे से बाहर आकर उस ओर दौड़ पड़ी। साक्षी भी चिल्लाते हुए वहीं पहाड़ी के किनारे पर बैठ गई थी, और सोम भी चिल्लाता हुआ उस ओर दौड़ पड़ा था। और साथ ही उन दोनों गुंडों को भी वहां से भागने से पहले पुलिस ने पकड़ लिया था। अर्पित, मुझे माफ कर दो अर्पित, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुम्हें अर्पित, वापस आ जाओ। मेरी नफरत ने मुझसे मेरा प्यार भी छीन लिया, ये मेरी नफरत भरी मोहब्बत ने मुझे ही बर्बाद कर दिया। अर्पित, रोते हुए साक्षी बोले जा रही थी। पास ही सोना भी खड़ी रो रही थी। नहीं, मुझे भी नहीं जीना, क्या करूंगी जीकर? ना मम्मा है, ना पापा, और ना ही मेरा प्यार। नहीं, मुझे नहीं जीना। आ रही हूँ अर्पित, मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ। बोलते हुए साक्षी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और उसी पहाड़ी से छलांग लगा दी। 2 साल बाद। भैया, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? भैया, मुझे लेट हो रहा है ना स्कूल के लिए। बोलते हुए सोना अर्पित के कमरे में आ गई। लो, अभी तक सोए पड़े हो? आज ना मुझे उस मुकुल के बच्चे को सबक सिखाना है। कल उस रमन को पीटा था, आज उस मुकुल की बारी है। एक एक करके सबको सुधार दूंगी। अब मैं वो पहले वाली सोना नहीं हूँ कि हर बात पर रोने लगे। बहुत कुछ सीख गई हूँ इन 2 सालों में। भैया चलो उठो ना। पलंग से चादर खींचते हुए सोना बोली। अरे सोना, सोने देना यार, कल लेट सोया था। अलसाई सी आवाज में अर्पित बोला और वापस लुढ़क गया।
नहीं भैया उठो जल्दी, कहते हुए सोना ने जग से थोड़ा सा पानी लिया और अर्पित पर उछाल दिया। अर्पित हड़बड़ाते हुए जाग गया। सोना की बच्ची रुक, अभी बताता हूँ। मुझे पता है आज तुझे उस मुकुल को पीटने जाना है। तुझे पता है ना प्रिंसिपल ने तुझे लास्ट वार्निंग दी है। अर्पित सोना को समझाते हुए बोला, ठीक है भैया, जैसे आपकी आज्ञा। सोना किसी को भी नहीं पीटेगी, बस आज स्कूल में गिटार से सबको इम्प्रेस करना है। अब आप उठो और मुझे स्कूल छोड़ने चलो। कहते हुए सोना बाहर चली गई। कुछ ही देर में अर्पित तैयार होकर आ गया और सोना को लेकर स्कूल की तरफ चला गया। मम्मा अभी आपको थोड़ी और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, नहीं तो सोम भाई और पापा से शिकायत कर देनी है मैंने। चलो उठो, इतने साल कोमा में रही हो आप, तो आपको अपना ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। कहते हुए साक्षी ने अपनी माँ अनीता जी को उठाया और उन्हें बगीचे में ले गई। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे बच्चों को, यहाँ ये साक्षी और वहाँ मेरा अर्पित। पता नहीं कैसी जिंदगी हो गई है दोनों की, पहचानते ही नहीं है एक दूसरे को। सब कुछ याद है, बस वो दिन याद नहीं है। क्या हुआ कैसे हुआ कुछ भी नहीं। दोनों जैसे अनजान हो चुके हैं एक दूसरे के लिए। कब सब कुछ याद आएगा? हे भगवान, मेरे बच्चों को उनकी मोहब्बत लौटा दे। इस नफरत भरी मोहब्बत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। साक्षी और अनीता जी को बगीचे की तरफ जाते हुए सोम की माँ देखते हुए बोली, सब ठीक हो जाएगा माँ, इन्हें मैं ही मिलवाऊंगा। कहते हुए सोम भी बगीचे की तरफ चला गया। अर्पित चल, आज तुझे किससे मिलवाता हूँ। कॉलेज में सोम ने अर्पित को अपने साथ कैंटीन ले जाते हुए कहा। कहाँ ले जा रहा है मेरे भाई? यार आज ना कॉलेज आने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन सोना की बच्ची ने पानी फेंककर जगा दिया तो आना ही पड़ा। लेकिन अब तू मुझे किससे मिलवाना चाहता है? झुंझलाते हुए अर्पित बोला, अरे चल तो सही। कहते हुए सोम अर्पित को कैंटीन में ले आया था। सामने ही कुछ लड़के लड़कियों की भीड़ लगी थी। साक्षी, सोम ने साक्षी को आवाज दी। अचानक भीड़ छंटने लगी थी। साक्षी और अर्पित आमने सामने थे। साक्षी ये अर्पित है और अर्पित ये मेरी बहन साक्षी। अर्पित और साक्षी को मिलवाते हुए सोम बोला। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, शायद पहचानने की कोशिश कर रहे थे। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे थे। कुछ ही दूर खड़े सोम और सीमा मुस्कुराते हुए उन्हें ही देखे जा रहे थे। आज उनकी नई शुरुआत थी। में आखिरी शादी होने जा रही है ठाकुर सुजान सिंह की बेटी शिवांगी ठाकुर की मेरठ की एक जानी मानी हस्ती अद्वैत प्रजापति के संग। शिवांगी की शादी के लिए ठाकुर सुजान सिंह की हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई है। हवेली में चहल पहल के बीच लगभग 17 साल की एक प्यारी सी लड़की नीले रंग के लहंगे में दौड़ती हुई सीढ़ियां चढ़ रही थी। तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज देते हुए कहा, जरा धीरे चल तनुश्री, ऐसे कहां भागी जा रही है? तनुश्री ने अपने मोतियों जैसे दांत बाहर निकालकर हंसते हुए कहा, माँ मैं शिवी दी के पास जा रही हूँ। तनुश्री ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए कहा और लहंगे को दोनों हाथों से पकड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसकी माँ नीलम ने अपने हाथ में रखी फूलों से भरी ट्रे को नीचे रखते हुए अपने पास ही खड़ी एक महिला से कहा, पता नहीं सुजाता दीदी, शिवी के जाने के बाद तनु कैसे रह पाएगी? हाँ सही कह रही हो तुम, दोनों बहनों की एक दूसरे में जान बसती है और अब देखो दोनों को एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा। इधर तनुश्री भागती हुई अपनी शिवी दी के कमरे में दाखिल हुई तो उसे शिवांगी कहीं भी दिखाई नहीं दी। कमरे में रखे बड़ी सी ड्रेसिंग टेबल के सामने एक खाली कुर्सी पड़ी थी और बिस्तर पर सुर्ख लाल रंग का जोड़ा रखा हुआ था। बुरी तरह से अस्त व्यस्त कमरे पर तनु ने एक नजर डाली और परेशान होते हुए खुद में बड़बड़ाई, शिवी दी कहाँ चली गई? उन्हें तो अब तक तैयार हो जाना चाहिए था।